एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। इट्स नेहा सिंह और आप देख रहे हैं बायोलॉजी फिजिक्स चैनल को। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में। वीडियोस थोड़ी सी कम आ रही हैं क्योंकि फीडबैक थोड़ी सी कम आ रही है। खैर, इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ओके जी, सो हमारी जो बॉडी है जो कि मिलके बनी हुई है सेल्स से, और सेल्स को चाहिए होता है कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस टू मेंटेन देयर लिविंग स्टेट। यानी कि अपने आप को जिंदा रहने के लिए सेल को कांस्टेंट न्यूट्रिशन चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है और अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस यानी कि हार्मोन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है, तभी वो खुद को जिंदा रहने में सक्षम होते हैं। ठीक है, अब जो हमारे सेल है, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूट्रिशन चाहिए मैम, ये तो ठीक है, खाना वाना चाहिए। ऑक्सीजन एज सच क्या रिक्वायरमेंट है? एज सच रिक्वायरमेंट ये है बेटा कि जो न्यूट्रिशन है वो ऑक्सीजन के साथ करेगा रिएक्शन, और इस रिएक्शन जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और जो रिएक्शन परफॉर्म होगा उसको मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलता है। और हमने चैप्टर नंबर 1 में ये पढ़ा है कि जो जब तक किसी भी सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होगी तब तक हम उसको लिविंग नहीं कहेंगे। यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है ये बताता है कि भैया जो चीज़ है, जो सेल है, जो भी प्राणी है वो जिंदा है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2, H2O और ATP में टूट जाते हैं। अब भाई रिएक्शन हो रही है, अच्छी चीज़ें बन रही है तो ख़राब चीज़ें भी बन रही होंगी। तो जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, 3 प्रकार के वेस्ट हो सकते हैं। गैसेस वेस्ट जो कि CO2 होता है, सॉलिड वेस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, लिक्विड वेस्ट एक्सेस H2O यानी कि ज़्यादा पानी जैसे हम यूरिन के रूप में बाहर पास आउट कर देते हैं। अब सेल और जो टिश्यूज़ होते हैं वो मतलब उन्हें सिर्फ इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट कि भैया चाहिए नहीं, जो वेस्टेज निकले हैं उन्हें कॉन्स्टेंटली रिमूव भी करना होगा। ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं रिमूव होगा तो भैया क्या होगा कि गंदगी बढ़ती जाएगी और सेल फट जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ बोथ, मतलब कि अच्छी चीज़ें आनी चाहिए और जो गंदी चीज़ें बनी है हमारे सेल के अंदर उन्हें बाहर भी निकलना होगा। ये बात कही गई है यहाँ पे। ओके, सो एवरी लिविंग स्पीशीज इंश्योर दैट सप्लाई एंड रिमूवल ऑफ देयर डिफरेंट मीन्स। अभी हमने बात करी इसके बारे में कि सभी जो लिविंग स्पीशीज होती है वो ये इंश्योर करती है कि भैया कांस्टेंट सप्लाई एज वेल एज रिमूवल भी होना चाहिए डिफरेंट चीज़ों का। ठीक है, अब थोड़ा सा बैक में जाते हैं, पुराने चैप्टर्स को याद करते हैं। चैप्टर नंबर 4 जो कि है कि हमने पढ़ा था जो हमारे एनिमल किंगडम है उसके बारे में। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और जो टीनोफोरा होता है उसके अंदर वाटर सर्कुलेशन होता है, यानी कि वाटर के थ्रू जो चीज़ें होती है वो सप्लाई होती है इनसाइड द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। और जो प्लेटीहेलमिन्थेस होता है उसके अंदर पाया जाता है पेरेन्काइमल फ्लूइड या फिर यही। और एस्केलेमेंथिस जो होता है उसके अंदर स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड पाया जाता है फॉर द सर्कुलेशन। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा के अंदर बढ़िया कंप्लीटली ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ये हमने चैप्टर 4 में इसके बारे में बात करी थी। इस चैप्टर में हम ह्यूमंस के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो ब्लड जो होता है वही मेन फ्लूइड होता है हायर एनिमल्स में जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अपने अंदर ही देख लो कि भैया मेन ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कौन होता है? ब्लड होता है यार। तो ब्लड करवाता है, ब्लड इज अ मेन फ्लूइड। क्या करवाता है? ट्रांसपोर्टेशन कराता है। ठीक है, लिम्फ जो होता है ये भी एक फ्लूइड होता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, लेकिन ब्लड की तरह नहीं हेल्प करता है, पर ब्लड ज़्यादा इट इज़ अ मेन फ्लूइड। तो हमने लास्ट चैप्टर में एक ट्रिक पढ़ी थी, आप लोगों ने नहीं है, वो ट्रिक थी डकारा। तो वहाँ पे क्या था कि हमने पढ़ा था कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एनालिडा में सबसे पहले आया था। प्योरली डिफाइंड सर्कुलेटरी सिस्टम आया था एनालिडा के अंदर। उसके बाद तो वही सब में पाया ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ओके, तो जो हमारा ब्लड है वो मेसोडर्मल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि मेसोडर्मली अकरिंग है। हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था कि 3 लेयर्स होती हैं, एक्टो, एंडो, मेसो। तो जो मेसो है यानी कि बीच वाली है उससे ये मिलके बना हुआ होता है। और जो ब्लड होता है इसमें 2 चीज़ें पाई जाती हैं। एक होता है मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं ग्राउंड सब्सटेंस, दूसरा होता है सेल्स। सेल्स में आते हैं RBC, WBC, प्लेटलेट्स एंड ऑल। ब्लड का जो pH होता है वो 7.4 होता है, यानी कि स्लाइटली अल्कलाइन होता है, हल्का सा बेसिक होता है, हल्का सा, क्योंकि 7 तो न्यूट्रल होता है ना, और 7 के आगे जाओ तो बेसिक होता है, समझा करो यार। और कलर ऑफ ब्लड इज डिसाइडेड बाय पिगमेंट इन इट। अब जो
ब्लड है उसका कलर डिसाइड होता है उसके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है। अब हमारे ह्यूमंस के अंदर बात करते हैं तो उनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन, तो उसका कलर रेड होता है। तो इसलिए हीमोग्लोबिन का कलर रेड होता है, इसलिए जो हमारा ब्लड है वो रेड कलर का होता है। डिफरेंट स्पीसीज में भी ये डिफर करता हो। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स यानी कि जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है जैसे कि हम लोग, तो उनका जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है उसको हेमोपोइसिस बोलते हैं, और जो हेमोपोइटिक ऑर्गन यानी कि जो ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ पे डिफरेंट होते हैं। यानी कि जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो जो यॉर्क सैक होता है वो हमारे ब्लड का फॉर्मेशन करता है। लीवर और स्प्लीन हमारे ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं जब हम अंडर 3 मंथ होते हैं, और जो आफ्टर बीइंग अडल्ट हमारा जो बोन मैरो होता है वो ब्लड का फॉर्मेशन करता है। ओके जी, ठीक है। तो हमने जैसे कि बात करी कि जो ब्लड होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है मैट्रिक्स और अनदर वन इज ब्लड सेल्स। तो मैट्रिक्स के अंदर बेसिकली हम प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं, और प्लाज्मा जो है टोटल ब्लड का 55% हिस्सा कवर करता है। ये जो है स्ट्रॉ यानी कि भूसे के रंग का होता है, पेल येलो कलर का होता है, और विस्कस सब्सटेंस होता है। विस्कस यानी कि चिपचिपा, जैसे कि वो मवाद जो होती है उस टाइप का सब्सटेंस होता है। और क्या ये 55% ऑफ द ब्लड को कवर करता है, और ये मेनली लिवर से ज़्यादा सिंथेसाइज होता है, यानी कि लिवर जो है वो मेन प्रोडक्शन करता है प्लाज्मा का। ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो ये 45% ऑफ द ब्लड को कवर करते हैं। इसमें हम आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। एक एक करके इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा के कंपोजिशन की। तो प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर पाया जाता है, 6 से 8% प्रोटीन पाई जाती है। 3 प्रकार की प्रोटीन होती है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन जो होती है वो ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करती है, ग्लोबुलिन जो होती है वो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती है, और फिब्रिनोजन जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। 1% इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स पाए जाते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, जो कि लिखे हुए पढ़ लेना यार। और NaCl जो होता है वो मेन सॉल्ट होता है फॉर द ऑस्मोलैरिटी, और जो यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन है ये बफर सोल्यूशन बनाता है। बफर सोल्यूशन क्या होता है ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, तो ठीक है वहीं पढ़ लेना। न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो इसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैट्स और लिपिड्स पाए जाते हैं। वेस्ट जो इसके अंदर पाया जाता है वो होता है यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, और रेगुलरिटी सब्सटेंस जिसके अंदर पाए जाते हैं वो होता है हार्मोन्स कुछ और विटामिन्स और एंजाइम्स, और ये मेनली क्लॉटिंग फैक्टर में हेल्प करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की जो है ब्लड सेल। इसमें हम आरबीसी की सबसे पहले बात करते हैं। जो आरबीसीज होते हैं इनका फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स होता है, दुनिया को पता है, और इन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ये मैक्सिमम जो है होती हैं इन नंबर 5 से 5.5 मिलियन पर mm³ में ये पाई जाती हैं। यॉर्क सैक में ये 3 मंथ के पहले बनती हैं। लीवर और स्प्लीन में ये 3 to 6 मंथ वाले जो बेबीज होते हैं उनके अंदर लीवर और स्प्लीन के अंदर आरबीसी बनती है, और आफ्टर 6 मंथ बोन मैरो में हमारी जो आरबीसी होती है ये बनने लगती है। लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो 120 डेज इनका लाइफ स्पैन होता है, यानी कि 120 दिनों तक ये जिंदा रहती हैं। और आरबीसीज जो होती हैं ये विदाउट न्यूक्लियस होती हैं, बाइकॉन्केव शेप की होती हैं, और ये CO2 और O2 को मेनली ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, थोड़ा सा बात करते हैं इनके फॉर्मेशन में, यानी कि एरिथ्रोपोइसिस के बारे में बात करते हैं। तो जो आरबीसीज होती है वो जब नई बनती हैं तो वो यूकैरियोटिक होती है, और उनके पास सर्कुलर सेल होता है, यानी कि उनका जो सेल होता है, सेल शेप होता है वो सर्कुलर गोल होते हैं जब ये नए बनते हैं। लेकिन आफ्टर मैच्योरेशन ये जो है बाइकॉन्केव हो जाते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स में बदल जाते हैं। इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, ये सब कुछ गायब हो जाता है इनके अंदर से। अब ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो आरबीसी होती है ना, जब ये कॉन्केव शेप की हो जाती है तो गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो बढ़ जाती है। तो मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन जब हमारे ब्लड में डिलीवर होगी तो हम ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे, इसलिए बाइकॉन्केव शेप की हो जाती है। तो जो आरबीसी होती है वो ट्रूली प्रोकैरियोटिक सेल नहीं होती, लेकिन वो बिहेव करती है एज अ प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि भैया न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, और जब न्यूक्लियस देखो थोड़ा सा न्यूक्लियस नॉट वेल डिफाइंड हो तो हम क्या कहते हैं भैया प्रोकैरियोटिक सेल है, तो उसमें तो है ही नहीं है न्यूक्लियस, तो क्या होगा प्रोकैरियोटिक सेल ही हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। हाँ, ट्रूली इट्स नॉट अ प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, तो बाइकॉन्केविटी जो होती है सेल्स की वो गैसेस ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा एफिशिएंट बनाती है, और
प्रेशर ऑफ आरबीसी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्टिब्रेट्स ओनली। ठीक है जी, तो वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उसमें कौन कौन आता है? फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव और मैमल्स, इन सब के बारे में हमने पहले ही पढ़ रखा है। तो इनके अंदर जो फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और एव्स होते हैं उनकी जो आरबीसी होती है वो सर्कुलर होती है, बाइकॉन्वेक्स होती है और न्यूक्लिएटेड यानी कि न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर जो आरबीसी होती है वह बाइकॉन्केव होती है। क्यों होती है? ताकि वो इंक्रीज कर सके एफिशिएंसी ऑफ गैसेस ट्रांसपोर्ट को। ठीक है, तो अब क्या होता है, जब आरबीसी को हम कट कर देते हैं नाइफ से तो जो हीमोग्लोबिन है वो बाहर नहीं आता। ऐसे तुमको जैसे तुमने आरबीसी को काटा तुमको हीमोग्लोबिन दिख नहीं जाएगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वो प्रोटीन के बहुत सारे मैश वर्क से घिरा हुआ बैठा होता है। ये तो वैसी बात हो गई कि नहीं, वो जो एक कहानी होती थी कि मुर्गी जो है अंडा दे रही है सोने का, तो मुर्गी काट दो, अंडा निकलेगा। वही वाली चीज़ है कि यहाँ पे आरबीसी को कट करके आप डायरेक्टली हीमोग्लोबिन नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि वो जो हीमोग्लोबिन होती है वो जो है तो कवर होती है, किससे? प्रोटीन से कवर होती है। आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रही हूँ, पर ठीक है यार, कमेंट सेक्शन में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा फास्ट बोलते हैं। क्विक रिकैप के लिए तो आपको हेल्प करेगा, बाकी ऐसा सच कोई वो नहीं है कि मेरे को आदत है तेज बोलने की। खैर, तो ओके जी, तो अब हम ब्लड के अंदर प्रेजेंट होने वाले हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। ये एक प्रकार का पिगमेंट होता है जिसके कारण हमारे जो ब्लड का कलर है वो रेड है। तो जो हीमोग्लोबिन है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है हीम, दूसरा होता है ग्लोबुलिन प्रोटीन। हीम जो होता है वो आयरन और पायरोल रिंग से मिलकर बना होता है। 4 आयरन और 4 पायरोल रिंग मिलकर 4 हीम मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, और ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होता है वो 2 अल्फा चेन जो कि 141 अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है और 2 बीटा चेन यानी कि जो 146 अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है उससे बनता है। ठीक है, इसके बारे में हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ रखा है, तो ऐसे जिसको डिटेल में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ओके, तो जो हमारी अब हमने इसके बारे में पढ़ा कि हीमोग्लोबिन के बारे में क्यों पढ़ा, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है अब क्या होगा, जब जो हमारी आरबीसी के अंदर कॉनकेव शेप हो जाता है ना, तो कॉनकेविटी की वजह से होता क्या है, जो सेंट्रल एरिया होता है वो बहुत ही पतला हो जाता है, जिससे जो गैसेस है यानी कि CO2 और O2 वो हीमोग्लोबिन तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाती है, बहुत ही जल्दी पहुंच जाती हैं। और जब जल्दी पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन ये तो बाइंड करके ले जाता है ना CO2 और O2 को, तो क्या होगा कि इससे बाइंडिंग ऑफ गैसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए ये बाइकॉनकेव शेप की हो जाती हैं। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं WBC के बारे में। WBC होते हैं, इनको वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं या फिर ल्यूकोसाइट्स भी आप बोल सकते हो। ये 6000 से लेके 8000 तक पर mm ऑफ क्यूब में प्रेजेंट होती हैं और मेनली बनती हैं बोन मैरो के अंदर। शॉर्ट लिव्ड होती है यानी कि इनकी लिविंग ड्यूरेशन बहुत ही कम होती है, 10 से 12 दिन का इनका लाइफ स्पैन होता है। और ये लार्जेस्ट सेल होती हैं ब्लड सेल्स में, यानी कि WBC और प्लेटलेट्स के अंदर सबसे बड़ी जो होती है वो WBC होती है और ये डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती है। इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और जो न्यूक्लियस इनका होता है वो वेरिएबल लोब्स का होता है, यानी कि जो न्यूक्लियस का शेप होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, अब जो हमारी WBC होती है वो 2 प्रकार की होती है, ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट को हम ग्रैन्युलर भी बोल सकते हैं और एग्रैन्युलोसाइट को एग्रैन्युलर भी बोल सकते हैं। ग्रैन्युलर जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, एसिड स्ट्रेन जिसको एओसिन बोलते हैं, इनको एसिडोफाइल्स बोलते हैं या फिर एओसिनोफाइल्स। बेसिक स्ट्रेन से जो मिलकर बने होते हैं उन्हें बेसोफाइल्स बोलते हैं और एसिड और बेस यानी कि जो न्यूट्रल होते हैं उन्हें न्यूट्रोफाइल्स बोलते हैं। एक ग्रैन्युलर जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक होता है लिम्फोसाइट्स और एक होता है मोनोसाइट्स। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अब। ओके जी, तो हमने बात करी कि ग्रैन्युलोसाइट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है इओसिनोफाइल या फिर एसिडोफाइल्स। इसमें बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है यानी कि 2 लोब पाए जाते हैं और ये जो है तो रेजिस्ट करता है इन्फेक्शन और एलर्जीज को। दूसरा है बेसोफाइल्स जो कि ग्रैन्युलोसाइट का ही पार्ट होता है और इसमें ट्राइलोब्ड यानी कि 3 लोब्ड वाला न्यूक्लियस पाया जाता है और ये सेक्रीट करते हैं हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हेपरिन को और ये जो है हेल्प करता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में। तीसरा बात करते हैं न्यूट्रोफाइल्स की, इसमें 2 से लेकर 7 तक लोब्स पाए जा सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस। और क्योंकि इसमें 2 से लेकर 7 तक न्यूक्लियर लोब पाए जाते हैं इसीलिए इसका एक और नाम है जो कि है PMNL यानी कि पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। और ये करते हैं फाइगोसाइटोसिस ऑफ फॉरेन एंटीजन यानी कि जो फॉरेन एंटीजन होते हैं उनको खा जाते हैं। और क्या,
अब ए ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करते हैं। इसमें हमने दो चीज़ों के बारे में बात करी थी, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो सर्कुलर होता है और ये इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। दूसरा बात करते हैं मोनोसाइट्स की, तो इनका जो न्यूक्लियस होता है ये बेल शेप का होता है और ये भी करते हैं फाइगोसाइटोसिस ऑफ द फॉरेन पैथोजन। ठीक, अब थोड़ा सा ऑर्डर जान लेते हैं कि कौन मैक्सिमम पाया जाता है और कौन मिनिमम। तो जो हमारी बेसोफाइल्स होती हैं ये मिनिमम इन नंबर होती हैं और जो न्यूट्रोफिलोफाइल्स होती है ये मैक्सिमम इन नंबर होती है। न्यूट्रोफाइल क्या करती है? फैगोसाइटोसिस करती है। ओके, तो जो न्यूट्रोफाइल होती है ये 60 to 65% प्रेजेंट होती है इनसाइड आवर ब्लड। ल्यूकोसाइट्स 20 से 25% प्रेजेंट होती हैं। मोनोसाइट्स 6 से 8% प्रेजेंट होती है और जो हमारी यूसिनोफाइल्स है वो 2 से 3% और बेसोफाइल्स 0.5 से 1% तक प्रेजेंट होती हैं। अब जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि जो न्यूट्रोफाइल्स होते हैं और मोनोसाइट्स होती है ये दोनों क्या करती है? फैगोसाइटोसिस करती है फॉरेन एंटीजन या फिर पैथोजेंस का। लेकिन जो इसमें से मोनोसाइट्स होती है ये फैगोसाइट सिर्फ ब्लड के अंदर ही नहीं टिश्यू के अंदर भी जाके करती है, यानी कि बाहर से कोई भी आ जाए पकड़ के उसको मारना जरूर है, इसको चाहे जहाँ भी आ जाए बॉडी के अंदर, है ना। तो मोनोसाइट्स अलग अलग पार्ट में प्रेजेंट होती है तो इसलिए उनका नाम अलग अलग हो जाता है। जैसे कि अगर वो लिवर में प्रेजेंट है तो उनका नाम हो जाएगा कुफर सेल्स, अगर वो लंग्स में मतलब फैगोसाइटोसिस कर रही है तो उसका नाम हो जाएगा डस्ट सेल और अगर वो ब्रेन के अंदर है तो हो जाएगा माइक्रोग्लियल सेल्स। ओके, अब हम बात करते हैं तीसरे टॉपिक की जो कि है प्लेटलेट। तो प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं और जो ये मेनली फॉर्म होते हैं बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो के जो सेल्स होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं मेगा कैरियोट्स। और जब वो न्यूक्लियस में फ्रेगमेंटेशन हो जाता है यानी कि न्यूक्लियस छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है तो वही होती है हमारी प्लेटलेट या फिर थ्रोम्बोसाइट। इनका लाइफ स्पैन 1 वीक का होता है और ये 1.5 से 4.5 lakhs per mm ऑफ क्यूब में पाए जाते हैं और ये मेनली हेल्प करते हैं एक्टिवेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिससे कि ब्लड क्लॉट हो सके। तो ये हमने पार्ट 1 की बात कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लड ग्रुपिंग, RH फैक्टर वगैरह के बारे में बात करेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देखो मैंने पूरी वीडियो में कहीं नहीं बोला है कि भैया लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, भाई अब बोल रहे हैं कर देना प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो आपको ये वीडियो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।